जय हिंद बच्चों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आर्ट्स पाठशाला पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जुड़े हैं आपके साथ चैप्टर 2 लेकर के इतिहास विषय में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं और इस संदर्भ में हम लेकर के आए हैं आपके साथ चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, यानी कि राजा किसान और नगर। हम लोगों ने पढ़ लिया है इस चैप्टर को पूरी तरीके से। आज बारी है उसके ऑब्जेक्टिव करने की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो बिहार बोर्ड है वो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव रखता है। तो हम उसी तैयारी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लेके आए हैं 30 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चंस को, फिर अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करेंगे अनदर 30 क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की। काफी मजेदार सेशन रहने वाला है। कॉपी पेन अपने हाथ में लेकर के बैठे, जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने के पहले आप उसे सॉल्व करें, और तब आप खुद को जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी कहां तक हुई है, आपने कहां तक पढ़ा है, कहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक जानकारी आप लोग को दे देते हैं कि यहाँ हमारे इस आर्ट्स पाठशाला में नया बैच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग नया बैच लेकर के आए हैं आपके साथ 11th और 12th का, है ना। और दोनों अलग अलग मीडियम में, हिंदी मीडियम में सेपरेट बैच, इंग्लिश मीडियम में सेपरेट बैच, और ये दोनों ही फॉर्म में आपको मिलेगा, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। अगर आप कहीं गांव में हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन ले सकते हैं, और अगर आप आ सकते हैं पटना, तो बेसिकली आप ऑफलाइन में आकर के शुरू कर सकते हैं। चलिए तो तैयारी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चैप्टर 2 क्या कुछ रहने वाला है हमारा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे। पहला सवाल ये रहा। क्या है सवाल? कॉपी पेन रेडी, थाम के बैठना है और देखेंगे हम लोग। सबसे पहला सवाल ये रहा हमारे सामने। व्हाट इज एपिग्राफी? अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? नाम से यह स्पष्ट है, अभिलेख शास्त्र। अभिलेख, इसका मतलब पक्का सर इसमें अभिलेख की बात कीजिए। गणित शास्त्र, गणित की बात करेंगे। अभिलेख, अभिलेख की बात करेंगे। क्या है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन, यानी कि खुदाई में मिले अवशेष को, या फिर पुरातत्व स्रोत को, सोर्सेज ऑफ आर्कियोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा जरा जल्दी से बता दे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर डाले, है ना। वैसे मैंने हिंट पहले ही दे दिया है कि अभिलेख शास्त्र अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, थोड़ा सा चलते चलते आपको बता देते हैं ये अभिलेख होता क्या है। अभिलेख का मतलब होता है किसी भी चीज पर अगर कोई भी चीज लिखी हुई है, पुरानी कोई भी चीज अगर लिखी हुई है, उसे हम अभिलेख कहेंगे। मैटर नहीं करता है कि वो किस चीज पर लिखा गया है, बस लिखा गया है मतलब अभिलेख है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन? जी हाँ, ये रहा हमारे सामने। जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? विच स्क्रिप्ट डिड जेम्स प्रिंसेप सेपरेट? भैया जेम्स प्रिंसेप याद करिए, है ना। कौन कौन सी लिपि थी जरा पढ़ लेते हैं। ब्राह्मी एंड ग्रीक, खरोष्टी एंड पाली, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, या नन ऑफ दिज? फंस गए, है ना जी। हाँ, ये थोड़ा सा फंसाऊ रहा। भैया जेम्स प्रिंसेप जो है, इन्होंने दो लिपि का जो मतलब निकाला था वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी, राइट। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी, ये लिपि निकाली गई। अच्छा सर, ये इन्होंने इस लिपि को इन्होंने कहां से निकाला था? तो हमने कहा कि इन्होंने अशोक के बारे में इन्होंने पढ़ा। दरअसल इन्होंने अशोक के बारे में नहीं, ये मतलब इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, और पढ़ते समय उनके सामने एक वर्ड आ रहा था बार बार, और वो वर्ड था पियदस्सी। एक वर्ड पियदस्सी और दूसरा नाम था देवानाम। देवानाम पियदस्सी, है ना। और पियदस्सी का मतलब क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो पियदस्सी का मतलब होता है जो देखने में काफी मतलब अच्छा लगे, आंखों को काफी ज्यादा भाए, उसे हम पियदस्सी कहते हैं। और ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? ये अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द था, है ना। और इसके बारे में जानकारी किसने निकाली? जेम्स प्रिंसेप ने निकाली। अच्छा जी, कब निकाली जरा ये भी बता देते हैं, है ना। ये इन्होंने निकाली थी 1838 ईस्वी में, ठीक है, 1830, राइट। तो ये रहा हमारे सवाल का सारा सॉल्यूशन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आसानी से बना लिया होगा। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे।
कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग का एक्सरसाइज करें और बताएं कि क्या वो 1820 के दशक में निकाला गया था, 1830 के दशक में निकाला गया था, 1840 के दशक में निकाला गया था, या 1850 के दशक में निकाला गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो तो हमने पहले ही इससे पहले डिस्कस कर लिया कि ये क्या है, 1838। अच्छा सर, ये 1838, अब बताओ कि इसको किसके अंडर में रखेंगे, जरा मुझे ये बता दीजिए। ठीक है भैया, दशक की बात हो रही है ना, और ये जब भी बात करेंगे हम 20, जब इसकी हम बात करेंगे इसका मतलब होगा कि 1820 से लेकर के 1830 के बीच के, इसका मतलब 1830 से 1840। और जरा देखिए तो ये 1830 से 1840 के बीच में आता है कहाँ जी, इसका मतलब हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना, यानी कि हमारा 1830 के दशक में, इन द 1830s, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्या होगा, बी, है ना। कब निकाला, 1830 के दशक में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है भैया, जेम्स प्रिंसेप कौन था? हाँ जी, कौन थे जेम्स प्रिंसेप साहब, जरा देख लेते हैं। क्या वो चिकित्सक थे, फिजिशियन, कार्टोग्राफर, या मानचित्रकार थे, या ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, या फिर इनमें सभी, सॉरी, अच्छा अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा हो गया है, नन ऑफ द एबव होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या वो इनमें से कोई नहीं था? कौन था जेम्स प्रिंसेप? जरा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको पता चले, मतलब आपको याद आ जाएगा कि इस तरीके की खोज भारत में नॉर्मली किन्होंने करी थी, जो भारत को, भाई जेम्स प्रिंसेप कौन था, बेसिकली अंग्रेज। और अंग्रेज तभी खोज पाएगा जब इस जगह को, भारत को अच्छे से समझेगा, है ना जी। और अच्छे से समझा कौन, जो शुरू में जो अंग्रेज आए थे वो कौन आया था भाई, हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आएगी तो उसके साथ अधिकारी आए, फिर यहाँ पे जगहों को खोजना शुरू किया, है ना, जगह जगह लोगों से जाया, जाना पहचाना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सारा कारभार इन्हीं ऑफिसर्स के ऊपर दे दिया। बोला कि भाई तुम अच्छे से जानते हो भारत को, तुम थोड़ा बहुत घूमे हो, एक काम करो, तुम ही जरा पता लगा लो, है ना। तो जब पता लगाने निकलेंगे तो ये कौन थे हमारे, हम क्या कहेंगे, कौन होंगे हमारे, ऑफिसर रहे होंगे, है ना जी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अधिकारी थे। ठीक है, यहां तक का तो मामला हो गया क्लियर। चलिए अब 4 सवाल हो चुके हैं, 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, क्या है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक था, कौन था? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य था, क्या वो बिंदुसार था, क्या वो अशोक था, या इनमें से कोई नहीं? जरा सा हमको जल्दी से आंसर आप बता देंगे भैया। बौद्ध क्या है, धर्म, बौद्ध ग्रंथों की बात की गई है। अच्छा सर, बौद्ध ग्रंथ, है ना, इस सवाल का जो सही जवाब है वो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा अपनी अपने कॉपी में। हम बात करेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक। अच्छा सर, ये अशोक, याद करिए, धम्म, अशोक ने धम्म बताया था, शिलालेख पर लिख करके हर जगह पर धर्म के नियम बताए थे कि भैया सारे लोग क्या करो, आदर सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का, दूसरे धर्म का, दूसरे लोगों का, है ना, दूसरे जीव का हमें क्या करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी बातें किसने बताई थी, हमारे अशोक ने बताई थी। और ये हमें क्या मिला, किससे पता चला, ये अशोक, है ना। तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उस समय, उसमें जो भी अशोक को क्या किया गया, एक महान शासक बताया गया। ठीक, रही बात, हम बात कर ले थोड़ा सा यहीं पर बिंदुसार का। तो ये बिंदुसार जी जो हैं, ये अशोक के पिताश्री हैं, और इनकी कुछ खास उपलब्धि नहीं रही है ना। बस इनका ये समझिए कि ना ऊधो का लेना, ना माधव का देना, न लेंगे न देंगे, ये भाई साहब न लिए न दिए, है ना। इनके भी पिताजी थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और ये भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग प्रथम प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। विदेशी आक्रमण से, सिकंदर से होने वाले आक्रमण के समय में ये भाई साहब वहां पर सिकंदर की सेना में शामिल होते हैं, भगाने में पूरी मदद करते हैं। और उसके बाद ये भारत में क्या करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, है ना। तो पहले मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हीं का पोता कौन था, अशोक। ठीक है, चलिए इसके बाद 5 क्वेश्चन अब तक हो चुका है, जरा एक लेखा जोखा निकाल लेंगे। 5 में 5 अब तक आप लोगों ने कितने सही आंसर दिए हैं, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे छठे सवाल की तरफ कि क्या कुछ रहने वाला है हमारा छठा सवाल। भैया क्या है सवाल, कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर कठोर सतह पर खुदे हुए क्या कहलाते हैं।
What are called inscriptions that are carved on hand surface like stone, metal and earthenware? भाई कहीं भी कुछ भी अगर लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझा, क्या कहते हैं उसे? क्या पांडुलिपि कहेंगे, क्या ताम्रपत्र कहेंगे, क्या अभिलेख कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी, कहीं भी कुछ भी लिखा है, पुरानी चीजें अगर मिल गई हैं, लिखा हुआ, हम कहेंगे सीधी बात है भैया, क्या कहलाएगा? ये अभिलेख ही कहलाएगा। लिखा हुआ है, पुराना लिखा, मिल गया, बात खत्म, है ना जी? यहां तक का तो हो गई कहानी क्लियर। ठीक है, उम्मीद है ये सबका सही होगा। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि प्राचीन जो अभिलेख है, इसकी भाषा क्या है ना? भाषा की हम बात करेंगे कि भाषा कौन सी थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत और फारसी, है ना? आप इसमें से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या कहें, अगर पुराने अगर इसकी बात की जाए, पुराने भाषाओं की, है ना? तो भाषा में हम बात करेंगे कि प्राकृत हमारी भाषा थी। अच्छा सर, हमने इससे पहले पढ़ा था कि 2 लिपि की पढ़ी गई थी, कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्ठी। ये जो ब्राह्मी लिपि है, ये लिपि है, और ये प्राकृत क्या है? भाषा है। इस चीज को अच्छे से हम लोग को क्या करना है, याद रखना है कि प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी क्या थी? लिपि थी। ठीक है, तो लिपि में अगर पूछ लिया जाए तो ब्राह्मी, और अगर भाषा में पूछ लिया जाए तो क्या आंसर होगा हमारा? प्राकृत। ठीक है, यहां तक की हो गई कहानी क्लियर। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। स्कोर आप लोग अपना अपना मेंटेन करते रहेंगे, है ना? 10वें प्रश्न के बाद आपको डालना होगा इनबॉक्स में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर है, क्या है? आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? ठीक है, हम लोग देखेंगे। Why is the 6th century BCE considered as significant period of transformation in early Indian history? भैया, इस 600 BC को हम लोग क्यों ट्रांजिशन फेज कहते हैं, है ना? परिवर्तन काल कहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था, हम देखेंगे। क्या इस समय आरंभिक राज्य और नगरों का उदय हुआ था? क्या इस समय लोहे का प्रयोग बढ़ गया था? क्या इस समय सिक्कों का विकास हो रहा था? या ये सभी कारण हो सकते हैं, है ना? जरा जल्दी से अपने अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर डालेंगे, फिर इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। देखो भाई, हुआ क्या था जब 600 बीसी की बात की जाए, जैसे ही हम बात यहाँ पर किस चीज की करेंगे, 600 बीसी की हम बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा महाजनपद काल, और महाजनपद काल का मतलब है कि भाई महाजनपद देखने के लिए मिलेगा आपको। और महाजनपद देखने के लिए कब मिलेगा? जब जब सेना क्या हो जाएगी, मजबूत होगी, एक राजा खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि भाई आज के बाद हम राजा है ना, इस जगह के अपन राजा है। और वो राजा कब राजा बनेगा? जब उसके पास सफिशियंट अगल बगल लड़ने के लिए सैनिक होंगे। और सैनिक कब लड़ेंगे? सैनिक कब लड़ेंगे बताइए? भाई सैनिक तो तभी लड़ेंगे जब उनके पास हथियार होगा। हथियार किसी से बनता है? लोहा से बनता है। इसका मतलब सर लोहा तो एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा सर, अब जब लोहा बनना शुरू हो गया, है ना, तो भाई अब लोहा जब मिलना शुरू हो गया तो हम लोग ये सारी चीजें करने लगे, और इसके दम पे हम लोगों ने क्या किया, अपना अपना राज्य, है ना, अपने अपने शहर बसाए। तो हमने देखा कि हमारे आरंभिक राज्य भी देखने के लिए मिलेंगे। अब जब शहर है, राज्य है ना जी, सारे लोग जब हैं, तो भाई आपस में फिर वहां पर क्या जो शुरू होता है, एक मुद्रा का चलन होता है ना, करेंसी सिस्टम चालू की जाती है कि भैया कैसे क्या किया जाएगा, है ना, हमारे यहाँ सिक्का चलाया जाए ताकि एक्सचेंज करने में आसानी हो जाए। तो ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिली, यानी कि सिक्कों का भी विकास हुआ। तो जब तीनों ही ऑप्शन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अपने अगले सवाल की तरफ। क्या कुछ रहने वाला है हमारा अगला सवाल? ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? जी हाँ दोस्तों, ओलिगार्की का क्या अर्थ होता है? क्या, व्हाट इज मेंट बाय ओलिगार्की? दैट मीन्स, क्या ये एक आदमी का शासन है, रूल्ड बाय वन पर्सन? क्या ये समूह का शासन है, रूल्ड बाय अ ग्रुप? क्या ये निरंकुश शासन है? भाई निरंकुश रोक नहीं सकते हैं, है ना, वैसा भी है, या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दिस। क्या है, जरा जल्दी से बता दे। ओलिगार्की, जब हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था क्या चीज? भाई कुछ क्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ मेन है, कुछ लोगों का समूह है, और यही लोगों का समूह जो है क्या करता है, सारा फैसला मिल बांट के आपस में कर लेता है कि भैया हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है ना? जब ये सारे लोग साथ मिल करके बैठ करके और कोई भी फैसला लेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया ये जो शासन है इसे हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की कहते हैं।
अब हो गया कहानी क्लियर। क्या हो गया भाई, सारे ग्रुप में समूह में, इसका मतलब है कि क्या ये समूह का शासन है? आंसर नंबर बी हो जाएगा। हाँ जी, चलिए ये रहा हमारा सवाल नंबर 9। अगला सवाल 10वां सवाल, यानी कि आपका अगला पड़ाव। हाँ जी, केबीसी में पड़ाव होता है ना, वैसे ही पहला पड़ाव 5 क्वेश्चन पे, दूसरा पड़ाव आपके 10वें नंबर पे। ये आ गया आपके सामने। लगभग डैश से यानी कब से भैया संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की? अराउंड विच सेंचुरी डिड ब्राह्मण्स बिगिन कंपोजिंग द धर्मशास्त्र टेक्स्ट इन संस्कृत? धर्मशास्त्र कब लिखा गया? क्या वो उसकी शुरुआत दूसरी शताब्दी पूर्व हुई, तीसरी शताब्दी पूर्व हुई, चौथी शताब्दी पूर्व हुई, या छठी शताब्दी पूर्व हुई, है ना? तो हम बात करेंगे धर्मशास्त्र। अच्छा, धर्मशास्त्र की जब बात की जाए, इसमें ये चीजें लिखी गई, ये सारी चीजें जो बताई गई है ना, ये कब से कब तक की घटना है? तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा महाजनपद काल का ही होगा, महाजनपद पीरियड में। तो महाजनपद पीरियड में कब से हुआ था भाई? 600 बीसी से शुरू हो गया था, यानी कि छठी ईस्वी पूर्व से शुरू हो गया था। तो हम कहेंगे कि ये हमारा कहीं ना कहीं सर महाजनपद काल यानी छठा बीसी शुरू है। हाँ जी, तो क्या है? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी कि हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये रहा आप तक का दूसरा पड़ाव। आपके सामने आप लोग को क्या करना है? अब अपना स्कोर कार्ड जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। चलिए, तीसरा राउंड यहां से हम शुरू करते हैं। अब अगले 5 क्वेश्चंस। देखो भाई, घर पे बैठे हो सारे अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन के सामने। भैया चीटिंग नहीं करिएगा, ऑनेस्टली, है ना, अपनी ईमानदारी के साथ आप लोग इस आंसर को करेंगे। चलिए, हम बात करेंगे हमारे अगले 11वें नंबर प्रश्न। क्या भाई, क्या है 11वां नंबर प्रश्न? कि अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था? Which language were used in the inscription found in the northwest of Ashoka? जी हाँ, तो जल्दी से बताइए कि नॉर्थ वेस्ट में जो पाया गया था, ठीक, वहां पे कौन सा वो पाया गया था? ठीक, क्या है आंसर? क्या वो अरमाइक और यूनानी है, क्या वो प्रदुभा है, क्या वो संस्कृत है, या इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में आप लोग आंसर लिखेंगे। क्या होगा आंसर? चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है अरमाइक और यूनानी, है ना। अच्छा, कभी अगर भूल जाएं तो कैसे याद रखेंगे? तो उसको याद रखने का हमने एक तरीका आपको बताया कि भाई, बता देते हैं कि जब कभी आप भारत का, है ना, नक्शा जब भी आप बनाएंगे, तो यहां पे आपको एक चीज थोड़ी सी नोट करने लायक, वो बात ये है कि जब कभी भी भैया भारत में अगर होता, तो बेसिकली हम लोग यूनानी, अब यूनानी की बात की जा रही है, और पश्चिम उत्तर यानी कि ये हमारा ये वाला हिस्सा। अब इस हिस्से में, हमारे इस हिस्से में जो पाया गया, हमारे इस हिस्से में जो भी पाया जाएगा वो बेसिकली यूनान के नजदीक होगा, है जी। और जब यूनान के नजदीक होगा, जब ग्रीक के नजदीक होगा, इसका मतलब है कि हम वहां पर लैंग्वेज भी वही इस्तेमाल करेंगे जो वहां के लोगों को समझ में आए। क्योंकि भैया जब ये आदमी आएगा तो डायरेक्ट दिल्ली थोड़ी आ जाएगा एक ही बार कि ना भाई हम तो सीधे मगध में ही आकर के बैठेंगे, हम तो पाटलिपुत्रा में ही आके बैठेंगे, भैया मगध वाले, ये डायरेक्ट भाई साहब यहाँ तो आएंगे नहीं। तो ये ये पब्लिक कहाँ आएगी भाई? ये तो इस एरिया में आएगी पहले। तो इनके हिसाब से लैंग्वेज आपको मिलना चाहिए, इनके हिसाब से आपको लैंग्वेज मिलना चाहिए। तो ये लैंग्वेज ऐसी हो जो समझ पाए। तो ये कौन सी लैंग्वेज समझ पाएंगे? तो बेसिकली भैया यूनान से आए तो यूनानी समझेंगे, यानी कि अरमाइक और यूनानी, राइट, गॉट इट। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, अगले सवाल का, है ना। चलिए, सवाल नंबर हमारा 12 रहने वाला है। क्या है सवाल? हाँ जी, मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत सारी कहानियां छुपी हुई है इस सवाल के भीतर, है ना। मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने में जरा 1 मिनट का भी देर होगा, राइट। देख लेते हैं कौन कौन है। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? क्या वो अशोक थे, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, या फिर वो कौटिल्य थे, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, जल्दी से जरा अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई ये कौन थे। देखिए भाई, मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा सर, सवाल अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त ने किसे हरा करके मौर्य वंश की या मौर्य साम्राज्य, किस साम्राज्य को हरा करके आया, या चंद्रगुप्त किस व्यक्ति को हरा करके आया,
तो चंद्रगुप्त जिस व्यक्ति को हरा करके आया था उस व्यक्ति का नाम था घनानंद। इस व्यक्ति का नाम क्या है? घनानंद। अच्छा सर, ये घनानंद किस साम्राज्य से आते हैं, किस वंश से आते हैं? हमने कहा उस वंश का नाम है नंद वंश। नंद वंश, हाँ जी, नंद वंश है ना। अच्छा, घनानंद की एक बेटी थी, घनानंद की एक बेटी थी जिनको हम लोग दूरधरा कहते हैं, है ना। इनका दूसरा नाम नंदनी भी है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? नंदनी, है ना। घनानंद की जब घनानंद से जब घनानंद को हरा दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक, तो वहां पर एक इंसान थे जिनका नाम था कौटिल्य, है ना। बुद्धि के देवता, बुद्धि के भगवान जिसे कहा जाता है। ये इन्हीं का दूसरा नाम चाणक्य है ना। आज तक हम लोग चाणक्य नीति फॉलो करते आ रहे हैं। तो सोच के देखिए कि उनकी बोली गई बात को तब लोग कैसे काटता होगा। जैसे हम लोग आज तक इनकी बोली हुई बात को नहीं काट सकते, इनकी बोली हुई कहा जाता है कि चाणक्य नीति है ये। आज भी हम इनकी बताए मतलब बात पे चल रहे हैं। तो ये जिस समय भाई होगा उस समय तो खतरनाक आदमी रहा होगा यार, बहुत खतरनाक आदमी रहे होंगे। तो देख करके आदमी को बता देते थे कि सोच क्या रहे हो, इसे समुद्र शास्त्र कहा जाता है। किसी को देख करके, किसी का चेहरा देख करके बता देना कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा है, उसे समुद्र शास्त्र कहा जाता है। और ये भाई साहब बहुत तगड़े इंसान थे, समुद्र शास्त्र में पारंगत आदमी थे। अब ये घनानंद का चेहरा देख लिए, जब हारा ना घनानंद, तो घनानंद हार के खड़ा था, लेकिन चेहरा देख लिए, तो चेहरा देखे तो कौटिल्य को लगा कि नहीं भाई, इसको छोड़ देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भाई साहब एक काम करो, क्योंकि घनानंद के मन में चल रही थी बदले की भावना, इसको पढ़ लिया कौटिल्य ने। और इन्होंने कहा कि भाई अब कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, तो एक काम करो। पहुंच गया घनानंद के पास चाणक्य और बोला कि भाई सुनो घनानंद, इधर आओ। बोलो क्या? देखो तुम्हारी सुने एक बेटी भी है? बोले हाँ जी है। तो बोले कि देखो तुम मगध के राजा, भाई बेसिकली ये कहाँ पे था घनानंद? मगध का राजा था। अब राजा है और उसको कोई हरा दे। बोले कि देखो भाई बेटी की शादी भी करनी है। हाँ जी करनी है। बोला कि देखो किसको खोज रहे हो, मतलब लड़का खोजने कहाँ जाओगे? तुमको जो हरा के मगध का राजा बन जाए उससे बड़ा प्रतापी और कौन होगा? बोला भाई बात तो सही है ना। यहाँ पर चाणक्य ने क्या कर लिया? फंसा लिया। किसे? घनानंद को। और फंसा दिया। कैसे फंसाया? कहा कि आपकी बेटी जो दुर्धरा है, इस दुर्धरा से करा दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की शादी। इससे क्या होगा कि आपका जो मगध का राजा, मगध का जो क्या होगा राजा होगा, वो आपका दामाद हो जाएगा, है ना। और आप हमेशा कह भी सकते हैं कि भाई दामाद भी है तो मेरे टक्कर का है, बात तो बराबरी की हो गई। और देखो यहाँ पर चाल ये थी ना, बाबूजी, बेटी, दामाद, बेटी दामाद साथ रह रहे हैं, कभी ससुर जी आके अटैक करेंगे जी? कभी नहीं करेंगे। तो भाई यहां से क्या करना है, अपने आप को इन्होंने क्या कर दिया, भविष्य को भी बचा दिया इन्होंने, ताकि कल को होके घनानंद हम पर फिर वापस अटैक न कर ले। इसलिए इन्होंने क्या किया, उसका वहीं पर उससे शादी करा दी, है ना। अच्छा हाँ जी। और इसी दुर्धरा यानी नंदिनी की बेटी, नंदिनी का बेटा, जिसे हम लोग बिंदु सार कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा सवाल नंबर 12। अब हम आगे बढ़ेंगे 13 नंबर सवाल। क्या है भाई? कलिंग का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा। जी हाँ, क्या होगा आंसर? जरा जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हो गया, वेरी गुड। चलिए अब शुरुआत करते हैं। भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। हाँ जी, कलिंग। अच्छा जी, कलिंग की चर्चा यहाँ क्यों आई? क्योंकि कलिंग में एक हुई है लड़ाई। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि कलिंग की लड़ाई कब हुई थी, है ना। भैया जब इस कलिंग की लड़ाई हो गई, तो इस कलिंग की लड़ाई में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग ये जो थे ये घायल हो गए थे, है ना। अब जैसे ही कलिंग का दरवाजा खुला, कलिंग पर चढ़ाई करने वाला कौन था? अशोक। पूरा जी जान झोंक दिए भाई साहब। 2.5 लाख लोगों की, मतलब 2.5 लाख लोग उसके सामने पड़े थे। जैसे कलिंग का दरवाजा खोला गया, भाई 1.5 लाख लोग तो सीधे मरे हुए थे, 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख लोग वहां घायल अवस्था में पड़े थे। अशोक देखा, गेट खुला, वैसे ही देखा सब कोई खून से लथपथ है, कोई क्या कर दिया, वो मार दिया, हो गया एक काम। भाई अब हम, अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है। एक काम करो भाई, चले अपन संन्यास लेने। बोला कि अच्छा संन्यास ले। फिर उसके दिमाग में क्लिक किया, तो राजा आदमी है भाई, हम भी संन्यास ले लेंगे तो हम तो चले जाएंगे अकेले। एक काम करो, बड़े लेवल पर परिवर्तन लाया जाए, है ना। और बड़े लेवल पर परिवर्तन कैसे लाएंगे? तो ये अपने विचारों के माध्यम से। तो अशोक ने क्या, इसी समय में, इसी कलिंग के लड़ाई के युद्ध के बाद उसने क्या किया, धम्म, धम्म नामक एक
क्या कर दी भाई, धर्म की शुरुआत करी, है ना। और धर्म की शुरुआत करने के साथ साथ देख रेख करने के एक अधिकारी नियुक्त किया, है ना, जिसे हम लोग धम्म महामत कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, धम्म महामत। ठीक, चलिए जरा जल्दी से बताइए कि कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमारा 14 नंबर सवाल क्या है भाई, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। बहुत प्यारा सवाल हमारा, कौन है, अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य की। हाँ, अर्थशास्त्र की जो रचना की गई, बुद्धि के भगवान जिसे हम लोग कौटिल्य कहते हैं, का दूसरा नाम चाणक्य भी है, इन्होंने की है। चलिए जरा जल्दी से बता दीजिए कि अर्थशास्त्र में कुल कितने विषय समाहित किए गए हैं और ये कुल कितने भाग में लिखी गई है ना। जरा जल्दी से किस कितने विषय और कितने भाग, ठीक, जरा जल्दी से आप इसके बारे में हमको बता दें। ठीक, और ये जो अर्थशास्त्र है, अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज और, मेगास्थनीज भी आपको दिख रहे होंगे। हाँ जी, ये मेगास्थनीज कौन है, सॉरी ये मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज भाई साहब है, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी और इनकी किताब का नाम क्या है, किताब का नाम टीका है। अच्छा जी, ये मेगास्थनीज आए ना, ये किसके यहाँ से आए थे, तो हम कहेंगे ये सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के दरबार से भाई साहब को भेजा गया, यहाँ पर चंद्र इस किताब लिखी थी। चलिए बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा ये रहा सवाल नंबर, इस पड़ाव का अंतिम सवाल, है ना, तीसरे पड़ाव का अंतिम सवाल। ये रहा सवाल आपके सामने, क्या है, इंडिका की रचना किसने की, हु कंपोज द इंडिका, अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। जस्ट अभी मैंने आपको आंसर बता दिया है, आप लोग डाल अपनी अपनी कॉपी में और तुरंत हमको कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से डालेंगे कि आपका क्या स्कोर हुआ 15 आउट ऑफ 15, आंसर सही हो जाएगा, देगा। 15 सवाल हो चुके हैं आपके, यहाँ पर आपका होता है एक विराम, तब वीडियो से विराम नहीं, स्टॉपेज पूरा। अब हमारा चौथा शुरू होगा, है ना, चौथा चरण यहाँ से शुरू होगा। क्या है सवाल, जरा देख ले भाई, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे कॉल्ड श्रेणी। भाई साहब, क्या जमींदार के संघ के, किसानों के संघ के संघ के संघ को श्रेणी कहा जाता है। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे, हम आपको आंसर बता दें कि ये जो सही है, व्यापारियों का जो संघ होता था तो हम लोग क्या कहते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल, 16 नंबर हो गया है, 17वें नंबर सवाल हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो क्या है सवाल, भैया पेरी प्लस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है, जरा बताइए कि पेरी प्लस, है ना, ग्रीक शब्द है, मतलब यूनानी शब्द है, इसका क्या है अर्थ। हम बात करेंगे विदेश यात्रा, धातु का अध्ययन, समुद्र यात्रा, या इनमें से कोई नहीं। क्या पेरी प्लस ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, वो आपके समुद्री यात्रा के लिए किया जाता था। अच्छा सर, समुद्री यात्रा का मतलब है कि भाई समुद्र पर करना है, हाँ जी। तो जरा सा ये भी चीज और बता दीजिए कि इसी ग्रीक वर्ड में, शब्द में, लाल सागर को क्या कहा जाता था, लाल सागर को क्या कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ये रहा हमारा सवाल नंबर 17। 18वां सवाल हम आगे बढ़ेंगे, क्या है भाई, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया, पहले सी बता दी गई भाई, लिपि बताना है आपको, ऐसी कौन सी लिपि है जिसका इस्तेमाल अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में यानी क्या है, देवनागरी, फारसी लिपि, कोई नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे, है ना। तब तक हम आपको आंसर बताए थे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सी थी, ब्राह्मी, और भाषा कौन सी थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि भाषा कौन सी थी, है ना। चलिए सवाल नंबर 19, भैया मुद्रा शास्त्र क्या है। बेसिकली मुद्रा शास्त्र, इसका मतलब सर मुद्रा से रिलेटेड होगा, हाँ जी, मुद्रा शास्त्र मतलब मुद्रा से रिलेटेड। अब क्या है ऑप्शन, ज्यादा देख लीजिए, क्या सिक्कों का अध्ययन, क्या धातु का अध्ययन, क्या अभिलेखों का अध्ययन, इनमें कोई नहीं। हाँ जी, क्या कहा जाता है, मुद्रा सिक्का से होता है। हाँ जी, क्या हो जाएगा आंसर, हमारे सिक्कों का अध्ययन क्या का शास्त्र कहलाएगा, राइट। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे इस चौथे चरण के अंतिम सवाल पर, जो है क्या है भाई, आपके सामने ये रहा, जेम्स प्रिंसप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाल लिया था, है ना। When did James Prinsep decipher the Korean Brahmi script? 1810, 1810, 1820, 1820, 1830, 1838, 1858, 1858।
पहले ही सवाल में इसका जवाब दे दिया गया था, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग जरा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। 1830 के दशक में, यानी कि 1838 आंसर हो जाएगा हमारा सी। हाँ जी, 4 अब तक हमारा स्लॉट हो चुका है, हम लोग चौथा पड़ाव पार कर चुके हैं। अब हम चलेंगे हमारे 5वें पड़ाव में। जरा जल्दी से तब तक कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर डाल दीजिए कि भाई आखिर कितना आपका अब तक का आंसर हुआ है सही है। चलिए, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चरण की तरफ, हमारे अगले पड़ाव की तरफ। हाँ, ये रहा देवियों सज्जनों, आपके सामने ये रहा प्रश्न। क्या है भाई? सुदर्शन झील की मरम्मत है। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? हु रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुदर्शन लेक? हाजी, सुदर्शन लेक की मरम्मत किसने करवाई है? सवाल है, बनवाया किसने, मरम्मत किसने करवाई है? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, जरा जल्दी से बता दीजिए। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रदामन ने। चलिए, अब आपकी इस मतलब इसमें हम बता दें, जो सुदर्शन झील है, इसी एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख पाया गया है। उस अभिलेख का नाम जल्दी से आपको बताना है। कौन सा इंस्क्रिप्शन पाया गया है? साथ ही साथ इस इंस्क्रिप्शन का दूसरा नाम क्या है ना? इसी इंस्क्रिप्शन का दूसरा नाम आपको दादा पोता इंस्क्रिप्शन, सॉरी, दादा पोता अभिलेख में इंस्क्रिप्शन मिलेगा। चूंकि उस इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम है और अशोक का भी नाम है, और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी हैं। हम लोग दादा पोता अभिलेख भी कहते हैं, कहते हैं हम लोग इसे दादा पोता अभिलेख भी कहते हैं। जल्दी से उसका हम आप क्या करेंगे, नाम कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये रहा हमारे सामने हमारा 22वां प्रश्न। क्या कुछ है भैया? पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इन द पाली लैंग्वेज द टर्म गहपति वाज यूज्ड फॉर whom? के लिए? क्या वो छोटे किसान कहा जाता था, क्या वो जमींदारों के लिए कहा जाता था, क्या इन दोनों के लिए कहा जाता था, या फिर बिंदुसार नाम से जो राजा हुआ करते थे और के इनको गहपति कहा जाता? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। हो गया? कमेंट बॉक्स के साथ साथ अपनी कॉपी में भी आंसर डालते चले, है ना। हम इसका सही आंसर बताते हैं। गहपति जो इस शब्द इस्तेमाल गहपति जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, वो छोटे किसानों के लिए किया जाता था और जमींदारों के लिए ही किया जाता था। इसका मतलब हो जाएगा कि सर क्या वो थे, एंड गहपति का इस्तेमाल हम लोग इन दोनों वर्ड्स के लिए। ठीक, चलिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 23, ये रहा आपके कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप स्क्रीन पर। क्या है भाई? हर्षचरित किस भाषा में लिखी थी? यूनानी, प्राकृत, संस्कृत और पाली। हर्षचरित, ये हर्षचरित जो है भाषा क्या है? जरा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स डालेंगे और अपनी अपनी कॉपी में भी। चलिए, तब तक आपको इसका आंसर बताते हैं। ये जो भाषा ली गई थी उस समय वो संस्कृत में, हर्षचरित जो है की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, अच्छा, संस्कृत भाषा में अगर हम लोग कर लिए थे तो सर ये बताइए कि सर ये किसके बारे में लिखी गई है? अगला सवाल, हर्षचरित किसकी जीवनी है? विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, है ना। क्या होगा आंसर? हर्षचरित। भाई जरा देख करके भी समझ जाओ, जरूरी नहीं है हर बार टक्कर मारोगे, है ना। देख करके भी समझ आना चाहिए। हर्षचरित पक्का सर, हर्षवर्धन सर, हर्षवर्धन। हाँ जी, चलिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 5वें पड़ाव का अंतिम सवाल आपके सामने क्या कुछ है कि भैया हर्षचरित जो है वो किस भाषा में हो गई, किसके लिए लिखी गई? अच्छा, ये भी बता दो सर किसके द्वारा लिखी गई ना। हम बात करेंगे कि हर्षचरित के लेखक कौन है। क्या ये बाण भट्ट है, क्या ये पाणिनि है, क्या ये अध्योप है, या फिर हरिसेन है? जरा जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे हर्षचरित की रचना किसने की। ओके, चलिए, अब आपको आंसर बताते हैं। आंसर नंबर डी हो जाएगा हरिसेन के द्वारा। और ये हरिसेन कौन है? तो ये क्या है? दरबारी कवि हैं, दरबारी कवि। हाँ, और इन्होंने ही क्या करी? हर्षचरित की रचना की। ये रहा 25 क्वेश्चन का पांचवा 25 सवाल हो चुके हैं, 5 पड़ाव हो चुके हैं। अब हम चलेंगे हमारे
इस सेशन के अंतिम पड़ाव, अंतिम 5 सवाल। तो तब तक हम आगे बढ़े इससे पहले अब तक के 25 सवालों में आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है? चलिए, तैयार हो जाइए अंतिम पड़ाव के लिए। क्या कुछ रहने वाला है सवाल? सवाल नंबर 36, 26 ये रहा हमारे सामने। भैया तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? वेयर वाज तक्षशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में या फिर बर्मा में? कहाँ था? तो ये वर्तमान पाकिस्तान के, अब वर्तमान जो पाकिस्तान है आज उसमें पड़ता है। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाकिस्तान। भाई वर्तमान पाकिस्तान, तो भी हम कहीं कहाँ पर था? तक्षशिला हमारा पाकिस्तान। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, 22 नंबर सवाल हमारा क्या है? धम्म की शुरुआत किसने की थी? हु इनिशिएटेड कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या फिर कनिष्क? धम्म की बात हम लोग चर्चा आज में बहुत बार कर चुके, बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे धम्म के लिए एक जो अधिकारी नियुक्त किया गया था, इस अधिकारी को क्या कहा जाता था? अशोक के द्वारा एक अधिकारी थी, है ना? उस अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से, अब ये रहा सवाल नंबर 28 आपके सामने। क्या कुछ है सवाल? मुद्रा राक्षस किसकी रक्षा है? हु रोट मुद्रा राक्षस? कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं? कौटिल्य का हमने देख लिया है कि भैया लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। हाँ जी। मेगास्थनीज से क्या लिखा? हमने कहा सर इन्होंने इंडिया लिख दिया। तो बचे कौन हमारे? विशाखदत्त। उन्होंने क्या लिखी थी? उन्होंने ही मुद्रा राक्षस है। क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर बी यानी कि साख। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29 पर अब हम आ जाएंगे, जो कि है हमारे आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से करेंगे। मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन अंपायर? मौर्य अंपायर का पहला शासक कौन था? भाई किसने घनानंद को हराया था? बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने। हाँ जी, आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। है ना जी? बहुत बढ़िया। यहाँ तक का तो हो गई, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई। दिल थाम के बैठेंगे क्योंकि अब अंतिम सवाल आपके सामने आएगा और इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपका आपका जो भी आपका स्कोर आया है वो डाल। चलिए, अंतिम सवाल आज के सेशन का क्या कुछ रहने वाला है? भैया सवाल नंबर 30, वेदों की संख्या कितनी? वेद कितने हैं? बहुत बेसिक सा सवाल, बहुत हलवा क्वेश्चन है। हाँ जी, वेदों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3 या 8? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जल्दी से आप लोग वेदों का नाम लिखेंगे, है ना, कि कौन कौन से वेद हैं। ठीक है? और इसमें वेदों की जो वेद आप बताएंगे, इसमें बताना है आपको कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद चलिए हम बता ही देते हैं, इसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद पर आधारित एक काल है। उस काल को क्या कहते हैं? जरा जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि विच पीरियड वाज बेस्ड ऑन ऋग्वेद। राइट? चलिए, ये रहा सवाल हमारे। हाँ, इसका आंसर भी जानते चलिए भैया। 30 नंबर पर सवाल की वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल मिलाकर के 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे। ये तो हो गया हमारा। जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि वेदांग की संख्या, वेदांगों की संख्या, इसके साथ साथ पुराणों की संख्या, वेदांग और पुराणों की संख्या कितनी है ना? ये आप लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो जल्दी से आपको बता देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देंगे कि और हमारे पुराण कितने। ठीक है? ये रहा 30 प्रश्नों का सेट जो कि हम आपके साथ लेकर के आए। चैप्टर नंबर 2 किसान राजा और ठीक है? ऐसे ही स्टडी में बने रहने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहने के लिए और चेक करते रहने के लिए कि भाई हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए बने रहेंगे सेशन। धन्यवाद।